गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहता आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक रहेगा हमारा राजनीतिक दल। टॉपिक हमारा रहेगा राजनीतिक दल। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महती आवश्यकता है। हमने कल भी राजनीतिक दल के बारे में चर्चा की थी। कल हमने जो राजनीतिक दल के बारे में चर्चा की, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा, उसमें था राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा हमने, राजनीतिक दलों का महत्व के बारे में पढ़ा हमने कि राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, राजनीतिक दल क्यों जरूरी है। फिर हमने राजनीतिक दल की परिभाषा देखी। फिर हमने राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक था वह था राजनीतिक दल के तत्व, आवश्यक तत्व। राजनीतिक दल के तत्व कौन कौन से है, राजनीतिक दल, महत्व, परिभाषा, तत्व। और फिर था हमारे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार। ये हमने 5 टॉपिकों में जो अध्ययन था वो कल वाले वीडियो में किया था। कल वाले वीडियो में हमने 5 टॉपिकों का अध्ययन किया, 5 टॉपिकों को समझाने की कोशिश की। आज जो हमारा है वो राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका। आज है प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका। कार्य क्या है तथा भूमिका क्या है, ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा बिंदु था जिसमें हमें राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों का सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य चुनाव में भाग लेने से पहले, चुनाव का संचालन करने से पहले लोकमत का निर्माण करते हैं कि लोग इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि यह दल है और इसकी ये रूपरेखा है। लोकमत का निर्माण पहला भूमिका और कार्य है, लोकमत का निर्माण करना, लोकमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि लोकमत का निर्माण करते हैं, लोकमत को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। ये राजनीतिक दलों का पहला कार्य है कि लोकमत का निर्माण करना। वर्तमान समय में राज्य संबंधी जो कार्य है, राज्य संबंधी जो विषय है वो बहुत अधिक जटिल हो गए हैं। इसमें साधारण व्यक्ति, साधारण जो जनमानस है वो इस प्रकार के व्यक्ति में चुनाव और उसे समझ सकना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के समक्ष इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता उन निर्णयों को समझती है, उन निर्णयों के अनुसार कार्य करती है। दूसरा जो कार्य है चुनाव का संचालन। दूसरा जो कार्य है चुनाव का संचालन। लोकमत का निर्माण करने के बाद, लोकमत का निर्माण तैयार होने के बाद राजनीतिक दल क्या करते हैं? जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था, कुछ लोगों को, पुराने जो एथेंस और रोम में प्रजातंत्र था तो वहाँ कुछ लोगों को
मताधिकार का अधिकार प्राप्त था, वो सरकार की कार्य संबंधी कार्य करते थे। महिलाओं तथा दासों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तब निर्वाचकों की संख्या कम थी तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे, जिसमें किसी पार्टी या राजनीतिक दल की जरूरत नहीं थी। परंतु ज्यों-ज्यों इस प्रक्रिया में सुधार हुआ, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो एक निश्चित आयु के बाद देश के नागरिकों को वैश्य घोषित किया गया। एक निश्चित आयु के बाद देश के नागरिकों को वैश्य घोषित किया गया और उन वैश्य प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया। जब ऐसी स्थिति हुई, प्रत्येक नागरिक एक वैश्य, प्रत्येक नागरिक, जैसे भारत में ये आयु 1976 से पहले 1988 से पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद इसको 18 वर्ष कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वैश्य मताधिकार के कारण क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना असंभव हो गया, क्योंकि मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक हो गई। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उसके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय में भारी खर्च भी इन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में, प्रजातांत्रिक राज्यों में निर्वाचन का संचालन असंभव हो जाएगा। चुनाव के संचालन में राजनीतिक दलों का महत्व स्पष्ट करते हुए डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचन या तो नितांत असंभव हो जाएगा या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को नष्ट किया जाएगा। नंबर 3, सरकार का निर्माण। सरकार का निर्माण। राजनीतिक दल चुनाव संचालन के बाद, चुनाव कराने के बाद सरकार का निर्माण करते हैं। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद का निर्माण कर शासन का संचालन करते हैं। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है, उसके प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर शासन कर सकती है। इस प्रकार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों जो व्यवस्थाएं हैं, दोनों जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उनमें सरकार का निर्माण करना तथा शासन व्यवस्था का संचालन करना, ये दोनों कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं, या दोनों कार्यों के राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्य अपनी अपने राग का रुख अपनाया जा सकता है, जिसके कारण सरकार शासन चलाना असंभव हो जाता है। नंबर 4, शासन सत्ता को मर्यादित करें। शासन सत्ता को मर्यादित करना। शासन सत्ता को मर्यादित करना। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल, बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के शासन, अल्पसंख्यक राजनीतिक और विरोधी दल भी अपना महत्व रखते हैं, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महत्व रखते हैं। बहुसंख्यक राजनीतिक दल मतलब जिनकी संख्या बहुत है और वो सत्ता चलाते हैं। अल्पसंख्यक राजनीतिक दल मतलब जिनके मतदाताओं की संख्या कम है और वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। दोनों बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शक्ति को सीमित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
संगठित विरोधी दल के अभाव में शासन दल अधिनायकवादी रूप अपना सकता है। नंबर 5, सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य। सरकार ठीक प्रकार से कार्य किस प्रकार करे? सरकार द्वारा ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है, जबकि शासन के विभिन्न अंग, सरकार के विभिन्न अंग परस्पर सहयोग करे तो सरकार ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है। यह सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव होता है। राजनीतिक दल सरकार के सभी अंगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में तो सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल पृथक अंग होते हैं, राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार से शासन संचालन संभव नहीं हो सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर कर दिया है। नंबर 6, राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक चेतना का प्रसार राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका है लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए निरंतर प्रचार और वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता को सार्वजनिक कार्यों में रुचि जागृत करते हैं। वो अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से करते हैं जिससे सामान्य जनता भी जागरूक हो जाती है। सामान्य जनता भी सार्वजनिक समस्याओं के प्रति कार्य करना चाहती है। सामान्य जनता भी सामान्य कार्य करती है। उनका उद्देश्य राजनीति जागृत करने का उनका उद्देश्य क्या रहता है? उनका उद्देश्य रहता है अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार प्राप्त करना। वो ये चाहते हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़े, लोग हमें मत दें, जिसके आधार पर हम सरकार स्थापित कर सकें। इसलिए वो प्रेस, प्लेटफॉर्म तथा अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं। उदासीन मतदाताओं को भी सार्वजनिक जीवन में जो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं वो करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 7, जनता और शासन के बीच संबंध। जनता और शासन के बीच संबंध। जनता और शासन के बीच संबंध। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है और इस प्रकार का संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल ही सरकार और शासन के बीच जनता का संपर्क स्थापित करते हैं। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति प्राप्त होती है उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं और सरकारी नीति के प्रचार द्वारा जनमत अपने
पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल शासन व्यवस्था से संबंधित नीतियां, शासन व्यवस्था से संबंधित कार्य, शासन व्यवस्था से संबंधित कानून जो सरकार द्वारा किए जाते हैं वो लोगों के बीच रखते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातंत्र शासन के संचालन के लिए प्रजातंत्र को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत अनिवार्य है। और प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों को महत्व को स्पष्ट करते हुए हुबर के शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रजातंत्रीय यंत्र के संचालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। नेक्स्ट है दल प्रणाली का मूल्यांकन। हमारा अगला जो पॉइंट है ये राजनीतिक दलों की भूमिका के बाद दल प्रणाली का मूल्यांकन। दल प्रणाली का मूल्यांकन। दल किस प्रकार से कार्य करते हैं ये हमें इसका मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना है कि दल प्रणाली का मूल्यांकन किस प्रकार से। राजनीतिक दलों के मूल्यांकन के संबंध में विचारकों में पर्याप्त मतभेद है। यदि एक और दलीय व्यवस्था के समर्थक उसे मानव स्वभाव का नितांत स्वाभाविक वस्तु और लोकतंत्र का मूलाधार कहते हैं, दूसरी ओर अलेक्जेंडर पोप जैसे विद्वान इसे कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुतों का पागलपन कहते हैं। दलीय व्यवस्था के गुण या मूल्यांकन इस प्रकार से है। नंबर 1 मानवीय स्वभाव के अनुकूल। नंबर 1 मानवीय स्वभाव के अनुकूल। मानव का स्वभाव है कि वो संगठन में रहना चाहता है और राजनीतिक दलों का राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसमें जो संगठन है राजनीतिक दल, तो सबसे बड़ी बात है मानवीय स्वभाव के अनुकूल। प्रकृति की तरह ही विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और विचारों में भी बहुत भिन्नताएं पाई जाती है। स्वभाव से कुछ लोग उदार विचारों के होते हैं, कुछ लोग अनुदार विचारों के होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से विरोधी होते हैं। विचारों और स्वभाव को यह भिन्नता विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रकट होती है। उदार मानसिकता वाले उदार दल बना लेते हैं, अनुदार मानसिकता वाले अनुदार मानसिकता बना लेते हैं और विरोधी मानसिकता वाले विरोधी दल बना लेते हैं। ये जो विचारों और स्वभाव की भिन्नता है यही राजनीतिक दलों को प्रकट करती है। इसलिए राजनीतिक दलों को मानवीय प्रकृति के नितांत अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि मानव की जैसी प्रकृति है उस प्रकार के दलों का निर्माण होता है। दूसरा है लोकतंत्र के लिए आवश्यक। लोकतंत्र के लिए आवश्यक। लोकतंत्र में लोगों का शासन, जनता का शासन। अब जनता का शासन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से शासन का संचालन किया जाए, ये जो कार्य है, ये जो भूमिका है, ये राजनीतिक दल करते हैं। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, तो हम उसको प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं। ऐसी अधिकांश देशों में प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और प्रतिनिधि सरकार का संचालन का कार्य करती है। अब इस प्रकार ये सभी कार्य राजनीतिक दलों की सहायता से ही संपन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि राजनीतिक दलों द्वारा ही चुने जाते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं जनता के प्रतिनिधि। नेक्स्ट है हमारा शासन को दृढ़ता प्रदान करना। शासन को दृढ़ता
शासन को दृढ़ता प्रदान करना। दृढ़ता मतलब मजबूती। राजनीतिक दल ही, दलीय प्रणाली ही इस सत्य को प्रकट करती है। कौन सा सत्य? संगठन में ही शक्ति है। यह प्रणाली शासन को शक्ति प्रदान करती है, जिससे शासन व्यवस्था सुगम और दृढ़तापूर्वक चल सके। यदि जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से कार्य करे तो न तो सरकार स्थायी हो सकती और न ही शासन के उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता। इस प्रकार के अनिश्चित और अविश्वास के वातावरण में आसान कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन एक राजनीतिक दल के सदस्यों में शासन संबंधी नीति के संबंध में एकता होती है, अतः शासन में दृढ़ता रहती है। नंबर 4, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। राजनीतिक दल लोगों में राजनीति संबंधी सार्वजनिक शिक्षा का संचालन करते हैं, सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार करते हैं, लोगों में सार्वजनिक शिक्षा दी जाती है। राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन। राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है। इसलिए वे प्रेस और प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के माध्यम से अपनी विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। इस प्रचार और वाद विवाद के परिणाम स्वरूप जनता सार्वजनिक समस्याओं का कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर लेती है। डॉक्टर फाइनर का मत है कि राजनीतिक दल इस प्रकार के कार्य करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण राष्ट्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो जो समय और प्रवेश की दूरी के कारण अन्यथा असंभव है। नंबर 5, शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। राजनीतिक दल अगर शासन निरंकुश हो जाता है, शासन तानाशाही हो जाता है, तो उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण करता है। दलीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक दल, बहुमत प्राप्त दल द्वारा शासन कार्य तथा अल्पसंख्यक दल या जिसको बहुमत प्राप्त नहीं है विपक्षी दल द्वारा विरोधी दल के रूप में कार्य किया जाता है। विरोधी दल शासन की तानाशाही को रोकने के लिए कार्य करता है, शासन की स्वेच्छाचारी को रोकने के लिए कार्य करता है, शासन की स्वेच्छाचारी रोक को उसको शासन को संतुलन स्थापित करता है। विरोधी दल का अस्तित्व राज्य की विद्रोह से रक्षा करना है, क्योंकि यदि जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास फैल जाता है तो विरोधी दल दूसरी सरकार बनाने के लिए तत्पर रहता है। तो इस प्रकार विरोधी दल सरकार शासन की निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं और उसको ठीक प्रकार से कानून कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं। नंबर 6 है हमारा श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण। बहुसंख्यक दल, बहुमत प्राप्त दल को विरोधी दल ही इस बात के लिए, अल्पसंख्यक दल ही इस बात के लिए पाबंद करते हैं कि श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण करें। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी संभव है जबकि कानूनों में गुणों और दोषों पर उचित रीति से विचार हो। व्यवस्थापिका में मौजूद विरोधी दल के सदस्य शासन दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधेयकों की बाल को खाल उधेड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के वाद विवाद से विधेयकों के सभी दोष सामने आ जाते हैं और श्रेष्ठ कानून का निर्माण संभव होता है।
नंबर 7, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य। राजनीतिक दलों का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वो शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं। राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न अंगों में आपसी विरोध को दूर कर उनमें पारस्परिक सहयोग और सद्भावना उत्पन्न करते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो राजनीतिक दलों के आधार पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती है। शक्ति विभाजन सिद्धांत के आधार पर अध्यक्षात्मक शासन का एक बड़ा दोष व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गतिरोध होता है, किंतु अमेरिका जैसे राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा उस दोष को दूर कर शासन के दोनों अंगों के बीच अच्छे संबंधों की व्यवस्था की गई। नंबर 8, विभिन्न मतों का संगठन। विभिन्न मतों का संगठन। विभिन्न मतों का संगठन। विवेकशीलता के कारण मनुष्य के अलग अलग मत होते हैं और उन अलग अलग मतों द्वारा एक संगठन का निर्माण किया जाता है। मनुष्यों में अलग अलग मत होने के कारण उसमें विरोध होना भी स्वाभाविक है, मतभेद होना भी स्वाभाविक है। इसके साथ ही आधारभूत समस्याओं के संबंध में अनेक व्यक्तियों के एक ही प्रकार के विचार भी होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की आधारभूत एकता रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करने का उपयोगी कार्य किया जाता है ताकि वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। राजनीतिक दलों के अभाव में विभिन्न संघर्षात्मक विचार समूह होते हैं जिनमें सामंजस्य के लिए ऐसी कोई सर्वमान्य बात नहीं होती जो इकट्ठे मिलकर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए योग्य बनाए। राजनीतिक दल सदस्यों को अनुशासित रखने का कार्य करते हैं और दलों में आंतरिक तथा विभिन्न दलों के बीच जो वाद विवाद होते हैं उससे मनुष्यों में परस्पर विचारों का सहयोग, सहिष्णुता और उदारता बढ़ती है। नंबर 9, राष्ट्रीय एकता का साधन। राष्ट्रीय एकता का साधन। राजनीतिक दल एक दल की विचारधारा के परिणाम स्वरूप एक दल की वजह से पूरे राष्ट्र को एकता का कार्य करते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए एकता का कार्य करते हैं। इन दलों द्वारा राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। राजनीतिक दलों को परिभाषित करते हुए बरक ने इसे राष्ट्रीय हित में उभरने के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय की दल प्रणाली व्यक्तियों को समुचित क्षेत्र में ऊपर उठाकर देश और राष्ट्र के कल्याण के संबंधों में विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह समाज में उस व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होती है जिससे राष्ट्रीय एकता में बंधक बेहतर हो जाते हैं। नंबर 10, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। राजनीतिक दल अनेक बार सामाजिक सुधार एवं सांस्कृतिक विकास के भी अनेक कार्य करते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस ने हरिजनों की स्थिति को ऊपर उठाने तथा मद्यपान का अंत करने के लिए प्रयत्न किए। विभिन्न राजनीतिक दल
पुस्तकालय, वाचनालय, अध्ययन केंद्र स्थापित कर बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास में योगदान देते हैं। तो इस प्रकार हमने कल जो वीडियो थे, कल वाले वीडियो पे हमने इन 5 बिंदुओं का अध्ययन किया। राजनीतिक दल, उनके महत्व, परिभाषा, तत्व और उनकी उत्पत्ति के आधार पर। आज हमने 2 मुख्य पॉइंटों का अध्ययन किया। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका व कार्य, राजनीतिक दलों का मूल्यांकन या अध्ययन। तो हमने कार्यों में किया लोकमत का निर्माण, चुनाव का संचालन, सरकार का नियंत्रण, शासन सत्ता को मर्यादित करना, सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना, राजनीतिक चेतना का प्रचार करना, जनता और शासन के बीच संबंध स्थापित करना। ये 7 भूमिका और कार्य है राजनीतिक दल। मूल्यांकन ओब्लिक गुण की बात हम करते हैं। मूल्यांकन ओब्लिक गुण मूल्यांकन में करते हैं तो इनका गुण हम देखते हैं तो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है राजनीतिक। मानव का ऐसा स्वभाव है कि वो संगठन में रहना चाहता है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, शासन को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते हैं, श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण करते हैं, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं और विभिन्न मतों का संगठन, राष्ट्रीय एकता का साधन है और सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक है। इस प्रकार हमने मूल्यांकन में 10 गुणों की बात की और हमने भूमिका और कार्य में 7 भूमिका और कार्यों की बात की। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। कल आप लोग नियमित पढ़ते रहे, इनको देख इसी आधार पर अपने नोट्सों का निर्माण करें ताकि आपको परीक्षा के समय काम आ सके। धन्यवाद।